Assalamu alaikum. This is Waleed, and you are watching my YouTube channel. And we have a very multi-talented singer, music composer, music director, FM RJ, and music director at Paras News. Assalamu alaikum. वकार दानिश वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वलीद आप? अल्लाह का शुक्र। वकार दानिश कैसे खैरियत से हैं आप? जी जी, दुआएं आपकी अल्लाह पाक। अच्छा वकार, हम अपनी कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट इस तरीके से करते हैं, हम बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड से करते हैं। आप काइंडली अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताएं। मैं बड़ा शरीफ सा बच्चा रहा हूँ और बस ये सिलसिला जारी है। अच्छा, सिलसिला जारी है अभी तक। बिल्कुल। अच्छा, हम मतलब कहने का मकसद ये है कि आप प्रोफेशनली आप जो है सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं। मतलब आप मैं अगर लिखना शुरू करूं तो कम से कम 2-3 पैराग्राफ आपकी तारीफ में लिखे जाएं। लेकिन ये जितनी भी टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड चीज़ें जो आप में आई हैं एज अ आर्टिस्ट, वो कहाँ से वो परवान चढ़ी, कहाँ से उसकी जो है शुरुआत हुई? हाँ, शुरुआत तो इसकी बस सडन कह सकते हैं आप। जब बहुत अर्ली चाइल्डहुड में तो इसका म्यूज़िक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना शौक़ था। लेकिन ये कि जब स्कूलिंग जैसे एंड हुई और कॉलेज लाइफ में आए तो फिर जो है ना म्यूज़िक का कुछ शौक़ हुआ। और वो इस तरह हुआ कि मेरे फादर निसार दानिश साहब, वो जो है वो हैदराबाद के बड़े लेजेंड सिंगर रहे हैं। और बहुत एक उनका जो 80s और 70s का एक जो म्यूज़िक का हैदराबाद म्यूज़िक का जो एक पायनियर टाइम था, वो उनका गोल्डन टाइम था। तो बस वो कुछ थोड़ा सा कुछ इंस्पायरेशन जो है वो वहाँ से थी। फिर उसके बाद जब कॉलेज लाइफ में आए तो फिर कुछ पियानो का जो है वो शौक़ हुआ कि इसको सीखा जाए और थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए कि ये क्या है। तो फिर इसको सीखना शुरू किया। फिर सीखते सीखते इससे जो है वो क्या कहते हैं ना कि फिर जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो आपको अपनी तरफ, अगर आप किसी सच्चाई से किसी काम को करने लगें तो वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। तो फिर म्यूज़िक ने मुझे अपने अंदर समो लिया और मैं फिर समझ लें कि बड़ा आई लव म्यूज़िक। मतलब ये कि किसी भी वे में मैं कुछ करना होगा तो मैं उसमें कहीं ना कहीं जो है वो म्यूज़िक को ज़रूर ऐड करता हूँ हर जो है अपनी लाइफ के पार्ट के साथ। और जो भी मैं काम कर रहा होता हूँ, जैसे भी आपने मेरा इंट्रो दिया सिंगिंग का, तो सिंगिंग मैंने बाद में शुरू की। पहले मैं एज ए म्यूज़िशियन मैंने स्टार्ट लिया। उसके बाद फिर मैं जब सिंगिंग स्टार्ट की, फिर मैं म्यूज़िक कंपोज़र और एज ए डायरेक्टर मैंने बहुत सारे ड्रामों के लिए भी और मुख्तलिफ़ जो है वो दोस्तों के जो उनके एल्बम्स के लिए भी जो है मैंने काफ़ी सॉन्ग्स जो है ना वो कंपोज़ किए और उनको दिए। अच्छा, मैं म्यूज़िक का मैं अपना समझना ये चाह रहा था आपसे कि बचपन में जैसे होता है ना कि पेरेंट कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं तो बच्चे जो हैं वो जाके ना उनके इंस्ट्रूमेंट को एंजॉय करते हैं, वो देखते हैं, वो एनवायरनमेंट देखते हैं। तो पियानो जो है आपके, मतलब मेरे घर में तो मौजूद नहीं था पियानो, लेकिन आपके घर में पियानो मौजूद था या आप अपने फादर के वर्क स्टेशन पे जाने के बाद जो है ना वो आप फैसिनेट होते थे उन चीज़ों से? हाँ, ऐसे ही है। तो वो घर में मौजूद था और बस वो ये कि उनकी एब्सेंस के अंदर जो है उस पर कुछ हाथ वाथ मारते थे तो फिर वो उसका साउंड जो आता था वो अट्रैक्ट करता था कि ये क्या है। तो फिर उस साउंड की अट्रैक्शन ने जो है मुझे इस जस्तजू पैदा की कि मुझे सीखना चाहिए। तो मैंने जब उसे समझना शुरू किया तो म्यूज़िक तो फिर पूरी दुनिया जानती है कि म्यूज़िक एक बहुत ह्यूज जो है ना वो सब्जेक्ट है। और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह की, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा। अब इस वक्त हैदराबाद में जो है मैं समझता हूँ कि शायद कोई और नहीं होगा म्यूज़िक को जो रिटन उसको लिख भी सके और उसके नोटेशंस को रीड भी कर सके ना। तो ये मैंने इसका भी कोर्स किया, उसका जो म्यूज़िक लैंग्वेज का जैसे हम लैंग्वेज कहते हैं उसको भी लर्न किया। फिर उसके साथ साथ दूसरे जो म्यूज़िक प्रोडक्शंस के अंदर किस तरीके से हमें जो है इंस्ट्रूमेंट्स को मिक्स करना होता है। फिर पूरा मैंने एक स्टूडियो लॉन्च कर लिया है अभी अपना, एक साईं म्यूज़िक स्टूडियो के नाम से, जो कि मेरे बैंड का भी नाम भी है साईं। तो उसी नाम से मैंने साईं म्यूज़िक स्टूडियो जो है ना वो हैदराबाद में लॉन्च किया। उसमें फिर हम बहुत सारे दूसरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, हम बैठ के मुख्तलिफ़ प्रोडक्शंस करते हैं और फिर उसको लॉन्च करते हैं लोगों के लिए और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे हैदराबाद के टैलेंट को हम लेकर जाते हैं। ये सिलसिला जारी है।
अच्छा, ये तो आपने बताया, आपने माशाल्लाह से स्कूलिंग मतलब स्कूल टाइम से जो है वो अपने फादर के इंस्ट्रूमेंट से फैसिनेट होके आपने उसको एज अ इंस्ट्रूमेंट आपने सीखा, उससे फैसिनेट हुए। उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में क्या एक्टिविटी थी? कॉलेज में आप कैसे स्टूडेंट थे? आप बता, आर्ट लविंग जो स्टूडेंट होते हैं वो देखा जाए तो मुख्तलिफ दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जो है थोड़ा सा डाउनफॉल रहता, मतलब उनका दिमाग जो है कहीं और चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा कह लें कि थोड़ा सा और सब्जेक्ट में ज़्यादा फेल हो रहे होते हैं या कम मार्क्स ले रहे होते हैं। मसला ये असल में ज़्यादातर वो उनका जो दिमाग है वो म्यूज़िक, आर्ट फॉर्म, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, इस तरफ चल रहा होता है। तो वो भी आपने एक अपना दौर महसूस किया कि आपके स्कूलिंग के अंदर, कॉलेज के अंदर जो है ये आपके ऊपर एक फ़ेज़ आ रहा हो? हाँ नहीं, इतना ज़्यादा जो है वो घर से इसकी इजाज़त नहीं थी कि पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके करना है, लेकिन ये स्टडीज़ पे था कि आपने स्टडीज़ पे फोकस करना है और फिर आप जो चाहें वो करें, लेकिन स्टडीज़ पे फोकस करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर मास्टर्स किया और कॉलेज लाइफ में भी बड़ा अच्छा स्टूडेंट रहा। वहाँ भी जो कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ होती थी उनमें फिर मैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर कर और अपने आप को ग्रूमिंग करता था। फिर वहाँ से ज़ाहिर अप्रिसिएशन का जो सिलसिला होता है फिर वो मोटिवेशन देता है। तो ये फिर इस सिलसिला फिर मुझे यही सिलसिला मुझे फिर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ले आया कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बकअप किया, फिर मैं इसको एज ए प्रोफेशन मैंने इसको स्टार्ट किया। मास्टर्स जो आपने किया है वो जी जी, मैंने मास्टर इन उर्दू। उर्दू में मास्टर जी किया जी है? जी। अच्छा, उर्दू में मास्टर से आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपको गज़ल लिखना, पढ़ना, हाँ समझना, हाँ तो वो बिल्कुल। आपको जो है वो लिटरेचर एक्चुअली जो है लिटरेचर ना, हाँ आपको हाँ बिल्कुल। लिटरेचर ने आपको कैसे मदद की आपकी फील्ड के अंदर? मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। और मुख्तलिफ जो शोरा कलाम का जब मैं कलाम पढ़ता था, या जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे लीजेंड्स के जो गीत थे, ज़ाहिर है अब न्यू जनरेशन उनकी जो है ना पोइट्री को नहीं समझ पाती, हाँ, तो हमें तो वो समझ इतना नहीं इतना आती। अट्रैक्ट नहीं करती। तो अब जब उसको पूरी तरीके से आप उसकी म्यूज़िक को सुन रहे हैं और साथ साथ उसकी पोइट्री को समझ रहे हैं, तो वो फिर पूरे तरीके से आपके अंदर उतरती है वो पोइट्री भी और म्यूज़िक भी। तो वो इसी तरह जब आप किसी सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ हम जब जाते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जब हम कलाम सुनते हैं, बाबा बुल्ले शाह का सुनते हैं, हज़रत सच्चल सरमद का सुनते हैं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम जब हम सुनते हैं, तो फिर इनके जब इन बड़े शायरों के कलाम को समझने के लिए भी तो हमें यकीनन हमें एक एक स्टडी की ज़रूरत वोकेबलरी है ना। आपको चाहिए, हाँ, एक बिल्कुल। स्टडीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने फिर इसी वजह से मैंने फिर अपनी फील्ड के मुताबिक ही मैंने उसको जो है अपनी मास्टर्स को जो है ना डायरेक्शन मैंने फिर उसकी उर्दू की तरफ की कि मुझे इस तरफ आना चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, मुझे मीडिया में भी हेल्प आउट करेगा और फिर वो मेरे लिए हेल्पफुल भी है काफ़ी हद तक कि मैं अपने आप को जो है ना वो अच्छे तरीके से मैं लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाता हूँ। एफएम पर भी बैठ के ज़ाहिर है वहाँ पर भी हमने जो है वो जिस तरीके से मुख्तलिफ पोइट्रीज़ को अदबी रीड लैंग्वेज करना, हाँ इस्तेमाल करनी। रीड करना होता है पोइट्रीज़ को भी, और लिटरेचर के हवाले से भी और नॉलेज के हवाले से भी, लोगों को करंट अफेयर्स के हवाले से हमें बताना होता है। तो उसके लिए ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं। हमें पहले जितनी भी अभी इस वक्त यंगस्टर हैं वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जो है वो अपनी स्टडीज़ को फोकस करना है पहले। उसके बाद फिर अगर आप म्यूज़िक की तरफ आना चाहते हैं या आप जिस भी आर्ट की फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, उसके बाद आप उसको सेकंड रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मास्टर्स जो आपने किया है वो यूनिवर्सिटी साइड से किया या कॉलेज साइड से, प्राइवेट? वो सिंध क्या यूनिवर्सिटी। सिंध यूनिवर्सिटी से? जी तो वो आपका क्या जर्नी था, वो थोड़ा शेयर अच्छा करें। था। यूनिवर्सिटी की भी एक ज़ाहिर है फिर कॉलेज में लाइफ में जो है म्यूज़िक पूरी तरीके से मेरे अंदर आ चुका था। तो फिर यूनिवर्सिटी में फिर वो इतना ज़्यादा जो है वो स्टडीज़ पे फोकस मेरा रहा, लेकिन इतना नहीं रहा। फिर मेरा म्यूज़िक की तरफ और फिर मीडिया की तरफ जो है ना इस ज़्यादा मेरा फोकस हो गया कि मुझे इस तरफ जाना है। तो मैं फिर ज़्यादा टाइम उसको देने लगा और स्टडीज़ को भी मैंने रखा अपने, लेकिन ज़्यादा मेरा टाइम उस तरफ जाता था फिर। अच्छा वकार, मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा वो एक पॉइंट था कि जब आपने जो है एज अ प्रोफेशन इसको लिया? मतलब एक होता है ना कि आप उसको बहुत पसंद करते थे, बहुत चाहते थे, आपने सीखा, इनहेरिट किया अपने फादर की तरफ से भी, एक 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 आपको ये एक गिफ्ट आया, सपोर्ट सपोर्ट आया, गिफ्ट आया।
लेकिन वो ऐसा कौन सा पॉइंट था, कौन सा ऐसा लम्हा था कि आपने एज अ प्रोफेशनल कैरियर उसको लेने की कोशिश की? हाँ, ये एक्चुअली मैं कुछ कॉन्सर्ट्स करता हुआ जब कॉलेज लाइफ में कॉन्सर्ट्स, और उसके बाद फिर स्कूल्स कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गए थे, फिर उसमें फिर बच्चों के साथ तो मेरी फिर एकदम अट्रैक्शन बनी, मैं वहाँ से बच्चों के साथ मेरी जो है ना इन्वॉल्वमेंट बनी। फिर वो एक ज़ाहिर म्यूज़िक को जब सुनना शुरू किया तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बैकग्राउंड से समझ में आई कि बच्चों के लिए म्यूज़िक में काम बहुत कम हो रहा है पूरी दुनिया में ना। बहुत जो है ना रेयर कुछ लोग थे, जैसे हमारे दरमियान पाकिस्तान में सुहेल राना साहब थे, उन्होंने पीटीवी के दौर में जो है बच्चों के हवाले से बहुत काम किया। फिर वो और कोई हमें उसके अलावा जो है नज़र नहीं आता, दूर दूर तक कोई एक आध कोई हमें कुछ गीत या कोई ऐसा कि पोएम्स या कोई ऐसी नज़म हमें नज़र आती है जो किसी ने की होगी, वरना ज़्यादातर काम सुहेल राना साहब का रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे फिर बच्चों के लिए भी अपनी इस जो है वो स्किल्स को यूज़ करते हुए बच्चों के लिए भी जो है वो काम करना चाहिए। तो वो मुझे अट्रैक्शन जो है मुझे फिर स्कूल की तरफ अट्रैक्ट किया उसने। फिर मैं बच्चों के दरमियान चला गया, फिर वहाँ पे बच्चों के साथ फिर टीचिंग और फिर उनके साथ मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, फिर उसने मुझे जो है प्रॉपर तौर पर जो है इसमें इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा, ये एज अ प्रोफेशन वो तो स्कूलिंग आपकी हुई ना, स्कूलिंग में तो आपने मतलब जाना है वहाँ पे। अब समझे आपकी जो डेली जो रूटीन है, रूटीन डेली है, जी उसको भी पूरा करना है और अपने आप जो टैलेंट है उसको पॉलिश करना है। जी लेकिन उसके बाद भी स्कूलिंग में जो है एक डेडलॉक आ जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट की तरफ से एक डेडलॉक आ जाता है कि आप ये लिमिटेशन है, इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन फर्दर आपको अपना ग्रूमिंग तो करनी थी ना। तो वो जो ग्रूमिंग है वो प्रोफेशन एक तो चले मॉर्निंग में था, लेकिन इवनिंग में प्रोफेशन वो कहाँ से आपने स्टार्ट किया? पहला कोई कॉन्सर्ट था या हाँ नहीं, आप? कॉन्सर्ट्स तो मैं कर रहा था ना। कॉन्सर्ट्स तो मेरे जो है वो छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स जो हैं वो कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हो गए थे। फिर वहाँ से ज़ाहिर है मैंने फिर जब स्टार्ट हुए तो कुछ अर्निंग भी स्टार्ट हुई। जब हाँ, असल अर्निंग में अर्निंग बेसिकली मैं हाँ, पूछना ये चाह अर्निंग रहा था। जी अर्निंग जी। जब वहाँ से जब हमने की स्टार्ट हुई तो फिर वो ज़ाहिर है उससे अट्रैक्शन भी बढ़ी, और फिर उसको हमने टाइम भी देना शुरू किया, और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हमने उसे थोड़ा सा उसके लिए एक अच्छा टाइम भी उसके लिए रखा। फिर उस टाइम को जब हम यूटिलाइज़ करते थे तो फिर वो कॉन्सर्ट्स भी हमें फिर उसी तरह अच्छे अच्छे, और फिर हम बेस्ट जो है ना वो कंपनीज़ में या मुख्तलिफ जो है अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म्स में बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ जो है वो मौका मिला। खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब के साथ, मैडम आबदा परवीन साहिबा के साथ, और इस तरह हमारे जितने लेजेंड्स हैं सबके साथ तकरीबन जो है वो काम करने का मौका मिला। अच्छा, म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जो है हम हमारी ऑडियंस को समझाएं कि हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो हमारी वो कैसे काम करती है, हमारी हैदराबाद की म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है। हैदराबाद म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना स्कोप नहीं है। हाँ, यहाँ से आप जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो इससे अपनी फैमिली को या अपने किचन को रन नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल 100% ये इट्स ट्रू कि हमारी हैदराबाद इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन के तौर पे आपने जॉब या फिर आपका कोई बिजनेस हो, फिर आप इसको रख के आप अपने इसको शौक के तौर पे आप इसे करते जाएं, और इससे अल्टरनेट जो है आपके पास कुछ ना कुछ जो आपकी फैमिली जिससे डिस्टर्ब ना हो वो। फिर मैंने इसके लिए मैंने फिर स्कूल ज्वाइन किया। फिर स्कूल के साथ साथ मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन एक स्टूडियो, फिर वहाँ से जो है प्रोडक्शन का काम शुरू किया मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए, एफएम चैनल्स के लिए, रेडियो, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के स्पॉन्सर, जिंगल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स जब स्टार्ट की तो वहाँ से फिर अर्निंग और एक अपना एक अलग सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर वो काफ़ी हद तक जो है हेल्पफुल रहा फैमिली को भी सपोर्ट करने में और अपनी लाइफ को भी स्टेबल करने में। मतलब आपके कहने का मकसद है ब्रेड एंड बटर के लिए आपको एक स्टेबल जॉब हैदराबाद हाँ के अंदर देखें, होनी चाहिए। आप अपने शौक से जो है ना अपने फैमिली को नहीं रन कर सकते ना, किचन रन नहीं कर सकते। आपने अगर शौक करना है तो फिर आप उसे अपने हद तक करें। अपनी फैमिली जो इसको फुली प्रोफेशनली हैदराबाद में कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ऐसी कई दोस्त हमारे हैं हमारी नज़र में जो कि इसको प्रॉपर
फुल इसे प्रोफेशन बना के चल रहे हैं, लेकिन वो इससे इतना अर्न हमें पता है नहीं कर पाते कि वो फिर उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, वो खुद भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो अभी कोविड के दौरान भी बहुत ज़्यादा, जब पूरी दुनिया बंद थी तो ज़ाहिर कॉन्सर्ट्स भी नहीं थे, एक्टिविटीज़ भी नहीं थी, इवेंट्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था। तो वो ज़ाहिर वो फिर वो लोग ज़्यादा परेशान हुए कि जो टोटली इस पे फोकस किए हुए थे। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो उनकी चीखें निकल गई थी, वो डिस्टर्ब हो गए थे। तो ज़ाहिर अब जो बी और सी कैटेगरी के फ़नकार हैं उनके लिए तो ज़ाहिर मसला होना था। तो जिन लोगों ने अल्टरनेट बनाया हुआ था, यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग्स हैं, बिल्कुल वो सेटअप अलग आपका चल रहा है। आपने जॉब एक आपकी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से चल रही है, आप दूसरी तरीके हैंड पे आपने अपने और भी रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, तो फिर आपके लिए जो है ना वो हेल्पफुल रहता है मामला सारा। अच्छा, ये तो हो गया आपका जो है, आपने मॉर्निंग की, इवनिंग की, उसके बाद एफएम में जाने का कैसे आपको शौक हुआ? क्योंकि एफएम में जाना जो है ना, एक म्यूज़िक होता है ना कि आप स्टेज पे गए, गाया, अपना टाइम पूरा किया, आगे अगले जो है वो अगले की बारी आई, उसने गाया। लेकिन एफएम जो है वो टोटल कमेंट्री है, उसमें टोटल कमेंट्री है, अदब है, सही है। तो वो आपने कैसे स्टार्ट किया? वो मतलब आपके अंदर ये चीज़ थी या आपको किसी ने पिक किया कहीं? आप कॉन्फिडेंस तो था ना वलीद भाई। बात ये है कि हम लोगों को फेस कर रहे हैं स्टेज पे ना, तो कॉन्फिडेंस तो था। अब माइक के ऊपर हम सिंगिंग कर रहे हैं तो वो भी हमें पता था कि माइक यूज़ कैसे करना है। माइक फियर जो था वो था नहीं हमें, माइक का जो एक खौफ है वो हम में से निकल चुका था। तो अब था क्या कि मैं, जाहिर सी बात है, जब मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि अपने लास्ट लिंक में कि बच्चों के साथ और उनके साथ काम करने का एक शौक़, और कि अपने म्यूज़िक को मैं बच्चों के लिए यूज़ करूं, तो मैंने काफ़ी पोएम्स कंपोज की। यूट्यूब पे काफ़ी इसका मटेरियल रखा हुआ है, अपनी बहुत सारी नज़में, बहुत पोएम्स ये मैंने कंपोज करके बच्चों को के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स में मैंने दी। बच्चों ने उनको परफॉर्म किया, उनको सिंग किया, लर्न किया, तो उससे वो फिर उनकी एक्टिविटीज़, लर्निंग, वोकैबुलरी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उससे उनकी बढ़ती गई। तो वो जो चीज़ थी वो मुझे रेडियो पाकिस्तान पे एक प्रोग्राम चलता था बच्चों के हवाले से, तो वहाँ की जो होस्ट थी समीना यास्मीन जावेद साहिबा, उसकी प्रोड्यूसर, वो जानती थी कि मैं बच्चों के हवाले से म्यूज़िक में काम कर रहा हूँ। वो मुझे अपने प्रोग्राम में एज ए गेस्ट बुलाकर, और वो मुझसे डिस्कस करती थी इस हवाले से कि बच्चों के लिए क्या ये वो। तो फिर वहाँ से मैं जब 2-4 दफ़ा मैं उनके प्रोग्राम में बैठा तो वो मेरे में वो जरासीम, वो जरासीम भी मेरे में आ गए कि अच्छा, ये एक अलग फील्ड है, सिंगिंग एक अलग फील्ड है, स्टेज अलग है, स्टूडियो इन्वायरमेंट, माइक, ये एक अलग दुनिया है। हाँ, कमेंट्री। तो वो फिर ये मेरे अंदर फिर ये वाली जो है ना स्किल्स, और मैंने देखा कि हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने मोटिवेट किया कि आपको ये करना चाहिए, यू आर डूइंग गुड दिस जॉब। तो मैंने कहा कि अगर मैं कर सकता हूँ और मैं, लोग मुझे इस हवाले से पुश कर रहे हैं कि मुझे करना चाहिए, तो फिर मुझे एक चैनल से जो है FM 105 से जो है वहाँ से प्रोग्राम की ऑफ़र भी हो गई। तो मैंने फिर अपने आप को जो है वो आजमाने के लिए मैं वहाँ बैठ एज ए मैंने RJ जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट की है। फिर हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूल्स को, बड़े बड़े स्कूल्स के स्टूडेंट्स को मैं वहाँ बुलाता था। उन स्टूडेंट्स के साथ अभी भी स्टिल प्रोग्राम इज़ गोइंग ऑन, एवरी संडे मॉर्निंग 11 to 12 ये प्रोग्राम होता है, किड्स वर्ल्ड के नाम से ना। तो हाँ बिल्कुल, तो वो उसमें मैं फिर अब भी बहुत सारे, अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा ब्रेक था, अब फिर से वो स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वहाँ स्टूडियो में हम उनको बिठाते हैं, टैलेंटेड बच्चे, उनके स्किल्स को, उनके कॉन्फिडेंस को हम वहाँ से बूस्ट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, और वो उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपने आप को यहाँ से आके पॉलिश कर सकें। अच्छा, ये तो आपका एफएम की जर्नी था ना, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, जितने भी एफएम के आरजेस हैं वो इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी के अंदर जो है फेसबुक रन कर रहे हैं, फेसबुक एफएम टाइप रन कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपका भी एक पारस न्यूज़ में देखा, आप एक उसके अंदर जो एक रमज़ान शो प्रेजेंट करते हैं। तो वो आप इसमें ये बताएंगे, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो अपने अपने एफएम रन कर रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल हैं या वो वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं या? अच्छा, एफएम
तो एक अलग जो है ना वो सेट मीडिया है। उसके बाद जो हम फेसबुक पे आते हैं, तो सोशल मीडिया की जब इस दुनिया में आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं। हर बंदा इंडिविजुअली अपना चैनल बना सकता है। तो पारस न्यूज़ जो है, मेरे एक दोस्त ने इसको लॉन्च किया था, जहाँसेब खान ने, हैदराबाद का बड़ा डायरेक्टर है और एक बहुत मीडिया पर्सन है। तो उसने इसको लॉन्च किया था। फिर उससे हमारी डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, तो उसने मुझे फिर एज ए डायरेक्टर ऑफ़र किया कि आपको मेरे साथ जो है ना वर्क करना चाहिए। और फिर हम दोनों ने फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करते हैं। उसमें फिर अभी रमज़ान ट्रांसमिशन भी चल रही है, उसके कुछ प्रोग्राम्स मैंने होस्ट किए हैं, कुछ और दूसरे होस्ट हमने उनसे करवाया हमने। तो इस तरह ये सिलसिला है। तो वो उसमें अर्निंग का सिलसिला ज़ाहिर है, हर चैनल को चलाने के लिए जो है वो स्पॉन्सर्स जो है वो ईंधन का काम करते हैं ना। तो वो फिर हमारे पास सोशल मीडिया चैनल्स भी जितने चल रहे हैं, उनमें भी ज़ाहिर स्पॉन्सर्स, जो लोकल स्पॉन्सर्स होते हैं, वो उनकी सपोर्ट हम लेते हैं। और फिर उस प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम हम तरतीब देते हैं, उस प्रोग्राम के जो एक्सपेंसिव होते हैं वो हम उस तरीके से रन करते हैं उसको। अच्छा, प्रोडक्शन साइड पे आप कैसे गए? मतलब आप टीचिंग पे थे, एफएम आपने कर रहे थे, इवनिंग में आप शोज़ कर रहे थे, एज अ सिंगर आप जाते थे, लेकिन प्रोडक्शन की तरफ वो आपका क्या जर्नी थी? वो क्या आपके अंदर एक स्पार्क हुआ कि आपने बोला नहीं, मैंने अब प्रोडक्शन करनी है? हाँ, प्रोडक्शन ज़ाहिर है, ये देखिए ना, जब हम किसी भी फील्ड को 10, 12, 15 साल दे देते हैं ना, तो उस ग्रूमिंग हो रही होती है, लर्निंग हो रही होती है। हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं दुनिया से सीख रहे होते हैं। जब आप सीख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो फिर वो आपके अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है ना, कि मैं अब जो कुछ भी हमने देखा सीखा वो बाहर आएगा। अब वो बाहर कैसे निकलेगा? वो प्रोड्यूस होगा, वो प्रोडक्शन में आएगा, वो डायरेक्शन में आएगा। वो फिर हम अपनी दूसरी जो स्किल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, या एकेडमी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए वो अंदर से जो है ना वो चीज़ बाहर आती है। तो ये इस तरह फिर ये सिलसिला ज़ाहिर है फिर प्रोडक्शन का, कि फिर मुख्तलिफ ज़ाहिर है फिर सोशल मीडिया, फिर एफएम पे जब हम कर रहे हैं काम, तो वहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ के स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, जिंगल्स आ रहे हैं, और बहुत सारा काम आ रहा है। तो वो फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसका बैकग्राउंड बनाना, उसके हवाले से उसको प्रॉपर तरीके से लीड करना, उसको कंपोज करना, तो ये फिर वहाँ से भी फिर जो है ना स्किल्स को जो है हम पॉलिश करते गए। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि पहले एक चैनल हुआ करता था, पीटीवी एसटीएन हुआ करता था, उसके बाद फिर मुख्तलिफ चैनल आए, उसके बाद यूट्यूब फेसबुक, मतलब यूट्यूब फेसबुक तो सबके हाथ में चैनल आ गया ना। उसके बाद काफ़ी जो है वो हर कंपनी ने सोचा कि उसका अपना एक स्लोगन हो, अपना जो है एक अपना एक सॉन्ग हो। तो इस इंडस्ट्री को इस चीज़ ने का हेल्प आउट किया कि फ़र्ज़ करें कि एक पिज़्ज़ा या एक बर्गर या एक बिल्डर्स की एडवर्टाइजमेंट है, उसमें भी आपको जो है ये सॉन्ग्स चाहिए होते हैं, सही है, सॉन्ग्स चाहिए, और डबिंग के लिए आपको डबिंग आर्टिस्ट, एज आप भी डबिंग आर्टिस्ट भी आपने काम किया है, वो तो मैं बताना ही भूल गया अपनी ऑडियंस को। तो आप ये क्या समझते हैं कि यूट्यूब फेसबुक के आने के बाद से जो है इसने आपकी इंडस्ट्री को बूस्ट किया है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट की आपके आर्टिस्ट के लिए? अच्छा वली, पहले देखिए दुनिया चेंज हो रही है ना। पहले तो सिर्फ, हाँ ना, पहले सिर्फ लोग जो है वो रेडियो के ज़रिए सुना करते थे, ठीक है ना। टीवी बाद में आया, फिर टीवी आ गया, फिर वो एक ही टीवी था, उस पर चंद स्पॉन्सर्स चलते थे कैलकुलेटेड। फिर वो मीडिया डेवलप हुआ, उसके बाद फिर वो मीडिया आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होता गया, बढ़ती गई दुनिया। फिर वो सोशल मीडिया की जब पूरी एक जब दुनिया आई, मुख्तलिफ चैनल्स आए, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टा और बहुत सारे फेसबुक, तो फिर यहाँ पर लोगों को नज़र आया कि दुनिया में हो क्या रहा है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को अब लोग जो है वो सेल करने के लिए म्यूज़िक का सहारा लेते, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको सेल कर, चाय के एड्स जो हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें ना, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, आप देखें ना, बड़े बड़े जो मशरूबात हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो भी जब अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए करोड़ों रुपए के उन्होंने स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं, और करोड़ों रुपए के सॉन्ग्स बना के, और उन सॉन्ग्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे होते। बड़े बड़े जो है ना वो करोड़ों रुपए के आर्टिस्टों को हायर करते हैं, उनको सिंग करवाते हैं अपने सॉन्ग्स, और फिर वो उसको यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए जो है लोगों तक
पहुंचा रहे होते हैं। तो अब जो है मीडिया टोटली जो है वो अभी इस पर आ गया है कि जो भी प्रोडक्ट इस वक्त सेल हो रही है ना, वो म्यूज़िक के बगैर नहीं हो रही। म्यूज़िक का उसमें वो इंटरफेरेंस है, वो उसको एंटरटेनमेंट का एक जूस शामिल हो गया है। हाँ, म्यूज़िक तो समझे ना, वो अब आपके हाथ में, आप उसे पॉजिटिवली यूज़ करते हैं या नेगेटिव यूज़ करते हैं, अब ये आपके पास है। बहुत सारे दुनिया में पॉजिटिव वे में उसको यूज़ किया जा रहा है, बहुत सा हेल्थ के जो है शोबे में म्यूज़िक को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने भी कुछ कोर्सेज़ किए हैं ऑटिज़म के हवाले से, मुख्तलिफ जो हमारे पास ऐसे जो है ना वो हमारी इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो प्रॉपर तरीके से, जिनकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा वीक है या माइंड उनका इतना शार्प नहीं है, हैंड मूवमेंट्स उनकी नहीं है, ग्रॉस मोटर्स नहीं है, फाइन मोटर स्किल इतनी डेवलप नहीं है, तो उनको उसको कैसे डेवलप किया जाए। उनकी जो है वो प्रॉपर उनके स्टेप्स प्रॉपर नहीं पढ़ते, एक स्टेप यहाँ पढ़ता है, एक यहाँ पढ़ता है, ऐसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, स्पेशली चैलेंज, स्पेशल हम नहीं कहना चाहिए हमें ना, चैलेंज, हाँ हमें नहीं कहना चाहिए ना, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करता उनके लिए ना, वो हमारे जैसे ही है ना। अब क्या है कि वो उन थोड़ा सा वो कोई ना कोई एक इग्नोरेंस होती है फैमिली में, या प्रॉपर तवज्जो नहीं मिली, जिसकी वजह से वो बच्चा थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो गया। अब उसको ऑर्डर में लाना है हमने ना, उसको ट्रैक पे लाना है। नॉर्मल लाइफ में जैसे हम सब लोग दौड़ रहे हैं, ऐसे ही हमने उसको भी रन कराना है। तो उसके लिए म्यूज़िक का सहारा लिया जा रहा है दुनिया में ना। तो हाँ बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अभी मैंने भी किए हैं पाकिस्तान म्यूज़िक इंस्टीट्यूट से, तो ऑनलाइन, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जब मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ वहाँ हम उसे यूटिलाइज़ करते हैं। मैं मुख्तलिफ लोग जो हैं मुझे हायर भी करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसके लिए अपना म्यूज़िक वर्कशॉप्स के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग्स के लिए, कि म्यूज़िक को किस टीचर्स जो है वो अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि एक इंग्लिश टीचर जो है म्यूज़िक को किस तरह यूटिलाइज़ करके बच्चे को अपने सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है। मैथ्स टीचर किस तरीके से म्यूज़िक को यूटिलाइज़ करके अपने बच्चे, तो वो एक पूरा म्यूज़िक को अभी इस वक्त समझें कि पूरी दुनिया में जो है ना म्यूज़िक का यूज़ बहुत स्ट्रांगली यूज़ हो रहा है, वो हर फील्ड के अंदर, हर फील्ड में। अब जिस फील्ड में भी देखेंगे, ये तो हमने एक छोटी सी चीज़ डिस्कस की थी, स्पॉन्सरशिप और मुख्तलिफ कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स को सेल करने, नहीं, उसके अलावा हेल्थ के शोबे में जो है वो मुख्तलिफ डिज़ीज़ के अंदर, कैंसर जैसी डिज़ीज़ में और डिप्रेशन के अंदर, मुख्तलिफ डिज़ीज़ के अंदर जो है लोगों को, पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए, उनको फिर से जो है नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए म्यूज़िक का यूज़ हो रहा है। मुख्तलिफ म्यूज़िक पीसीज हैं, डिफरेंट म्यूज़िक के मूड्स हैं, उनको यूज़ करके उस डिज़ीज़ में उस पर्सन की, उसकी पूरे माइंड के हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है। म्यूज़िक एक बहुत बड़ी दुनिया है, म्यूज़िक बहुत बड़ी दुनिया है। लोग सिर्फ इसको सॉन्ग और इसी नज़रिए से देखते हैं कि ये गाना बजाना, नो, ये ऑडियो होते हैं ना, ऑडियो का एक डेसिबल होता है, डेसिबल होता है, मतलब एक ऑडियो की पिच होती है, वो जो है एनिमल सुन सकते हैं। उसके बाद पिच थोड़ी बढ़े तो वो जो है ह्यूमन लिसनिंग के अंदर आती है। फिर कुछ ऑडियो की पिच अगर बढ़ा दें तो वो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है। तो ये सारी ऑडियो की एक किसी में शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो, मतलब ट्रेन का एक साउंड है वो हमारे लिए डिस्टर्बिंग है। सूरज की अपनी जो एक आवाज़ है जो हम तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन अगर वो सुनी जाए तो वो अपने आप के अंदर एक डिस्टर्बेंस रखती है। तो इसी तरीके से म्यूज़िक की, आप कहने का मकसद ये है कि वो काम वाली भी चीज़ें उसके अंदर है, और काम वाली जो चीज़ें हैं वो साइंस इसको इस्तेमाल कर रही है मुख्तलिफ डिसऑर्डर को काम करने में, कंप्रेस करने के अंदर, ठीक करने के अंदर, जैसा अभी आपने मेंशन किया। देखिए वलीद, म्यूज़िक में हमारे मज़हब में अब वो एक दूसरे वे में चले जाएगी बात। कहा जाता है कि सही नहीं है ना, तो हम तो उसको जिस वे में सही नहीं है आप उस वे में ना करें ना, उसको यूज़ ही ना करें, उस वे को आप उस चैप्टर को बंद कर दें। अब जिस वे में ये लोगों के लिए हेल्पफुल है और लोग इसको प्रॉपर तरीके से लोगों को मदद दे रहा है, म्यूज़िक को यूज़ करके एक जो है ना दीन का पैगाम भी तो पहुँचाया ना। सूफ़ी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बहुत सारे, उन्होंने वो एक हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने दम्बूरा जो है वो ईजाद कर दिया, और वो हज़रत अमीर खुसरो ने तबला सितार क्यों ईजाद किया, क्या ज़रूरत थी, क्यों?
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में फ्लूट का इस्तेमाल क्यों होता था? क्यों? मतलब वो ये एक्चुअली नेचर है ना, म्यूज़िक नेचर है कि हर चीज़, कायनात की हर चीज़ जो है वो म्यूज़िक में है। झरना, हवा का जो की सनसनाहट और बादलों का गरजना, बारिश की बूंदें, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चिड़ियों का चहचहाना, आप जितनी भी चीज़ें लेंगे ना, ये सारी चीज़ें जो हैं अपना साउंड रखती हैं, अपना इम्पैक्ट रखती हैं हर चीज़ का। और हर चीज़ जो है ना कायनात की रिदम जो है वो म्यूज़िक की समझे बैकबोन है। रिदम इज़ अ बैकबोन ऑफ म्यूज़िक। आप देखें, घड़ी की क्लिक ले लें आप, ठीक है ना, एक ही टाइमिंग में चल रही है ना, म्यूजिक भी एक टाइम में चल रहा है। अब हम अगर हमारे जो स्टेप्स हैं, अगर हम एक टाइमिंग में चल रहे हैं तो इट मीन्स वी आर नॉर्मल। अगर हम यूं चल रहे हैं और ऐसे लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वी आर नॉट नॉर्मल। तो ऐसे ही, तो इसका मतलब ये कि हर चीज़ जो भी रिदम में होगी वो हेल्दी है, वो स्ट्रांग है, वो नॉर्मल है, ठीक है ना। आप सूरज का निकलना देख लें, उसका डूबना देख लें, सुबह का होना, रात का होना, ये सारी चीज़ें जो हैं कायनात की एक ऑर्डर में है ना। तो म्यूज़िक भी एक ऑर्डर है, एक टाइमिंग है उसकी भी जो है ना एक सर्किल है, उस सर्किल में वो चल रहा है। आपने उसे प्रॉपर पॉजिटिवली, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बात की, आपने पॉजिटिवली यूज़ करना है। अब जहाँ पे आप समझते हैं कि इसे हम बच्चों के लिए हम इसे इस वे में पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को हम इसके ज़रिए, आप किसी बच्चे को ABCD ऐसे सिखाने बिठा दें, आपको 10 महीने लग जाएंगे, वो ABCD याद नहीं करेगा। आप सिखाते रहे उसे ना, नहीं याद हो, आप उसे 5 दफ़ा ट्यून के साथ उसे सुना दें, ABCDEFG 5 दफ़ा सुना दें, 6ठी दफ़ा वो खुद आपको गाना शुरू कर। क्यों सुना रहा है? इसका मतलब क्या कि वो एक ऑर्डर में, जब आपने उसे बताया ना, उसको ज़हन को अच्छी लगी ना, उन्हीं ज़हन को नहीं अच्छी लगी, वो एक बैलेंस में आ गई ना, बैलेंस है ना। ये ABCD टाइमिंग में चल रही है, टाइमिंग में ना, रिदम में, टाइमिंग में, फिर वो एक ट्यून में आ गई, उसकी एक ट्यून बनी। उस ट्यून के अंदर जब वो आई तो उसने अट्रैक्ट किया, बच्चे के कानों को भली लगी ना, वो उसको अच्छी लगी, उसके अंदर चली गई, उसके अंदर से बाहर आ रही है कि अब वो उसे खुद से सिंग कर रहा है, आप देखिए। हाँ, उसके लिए इजी हो गया ना। तो हम इसी तरह जो चीज़ें हमें पॉजिटिवली हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। हम उस तरफ ना जाए ना कि ये हराम है, ये ख़राब है, ये फलाना है। आप ख़राब जो चीज़ उसे ख़राब और हराम कर रही है, आप उस चैप्टर को बंद कर दें, आप उसे पॉजिटिवली यूज़ कर लें। ये हम पे है ना। बहुत सारे लोग उसे पॉजिटिवली यूज़ करते हुए, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि उसे मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को जो डिसऑर्डर हैं उनको ऑर्डर में लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको प्रॉपर उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए, फाइन मोटर स्किल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस तरह करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको आना चाहिए, आपको किस तरह यूज़ करना है, ये आप पे डिपेंड। क्योंकि देखें ना, हम शहरों में रहते हैं, शहरों में ट्रैफिक है, डिस्ट्रक्टिव है वो एक चीज़ है, लेकिन हमें सुकून के लिए, जहनी काम के लिए हमें जो है वो नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं, थोड़ा सा तफरीह के लिए जो है वो खेतों में जाते हैं, वहाँ चिड़िया चहचहा रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑर्डर के अंदर है, चेंज के लिए नेचर के लिए जाते हैं, अच्छी लगती है, क्योंकि नेचर इटसेल्फ जो है वो अपने आप में एक सुर रखती है, म्यूज़िक रखती है, अट्रैक्शन रखती है। तो इसी तरीके से अच्छा, हम बात करेंगे अभी अपने जो है पाकिस्तानी जो है इंडस्ट्री के बारे में। एक वक्त हमने ऐसे देखा, हमारे पास 5-5, 6-6 म्यूज़िक चैनल हुआ करते थे। आग जिसमें हुआ करता था, ARY न्यूज़ हुआ, ARY म्यूज़िक हुआ करता था, और भी होते थे। अभी रह दे के 8XM रह गया, जिसके अंदर आधे दिन जो है इंग्लिश सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, आधे दिन जो है वो इंडियन जो है पंजाबी मिक्स सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। ये इंडस्ट्री मतलब ख़त्म हो गई, मतलब ख़त्म तो नहीं हुई। वो कोक स्टूडियो आता है, उसको एक साल के लिए रिवाइव कर देता है, वो 15-20 गाने इसमें ऐड हो जाते हैं, फिर वो हमारे चलते रहते हैं। और बाकी जो इंडिविजुअल जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक कलेक्शन बना लिया, उन्होंने जो है बस वो एक कॉन्सर्ट में जाना है, वो सिंग करना है, अर्निंग करनी है। तो ये उसका डाउनफॉल जो है वो कहाँ से आया, और जो है ना, ये इस बारे में कुछ थोड़ा सा ऑडियंस को समझाएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया के आने के बाद ना, अब जिस तरह दुनिया चेंज हुई है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे आ गई है ना। अब मुख्तलिफ चैनल्स
पे आ गई है सोशल मीडिया के, कोई यूट्यूब पे, कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे, इंस्टा पे, लोग हर सबके हाथ में आ गया ना मीडिया। दिस इज़ मीडिया। अब सबका हर बंदे का अपना पर्सनल चैनल है। तो अब जितने भी आपने ये म्यूज़िक चैनल्स के नाम बताए ना, ये अभी जितने भी हम घरों में बैठ के ये केबल चैनल्स और ये देख रहे होते हैं ना, ये सब 2 4 5 साल में ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म हो रही है, ये बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है ना, ये एंड हो रहा है इनका। अब टोटली पूरी दुनिया में अब जो भी कुछ लोग देखते हैं वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। अब पहले लोग ड्रामा देखते रहे होते थे, देख रहे हैं 3 मिनट का ड्रामा आता है, 15 मिनट का जो है उसमें कमर्शियल्स चल रहा होता है। अब लोगों को तजस्सुस है कि क्या आएगा, वो बैठे हुए देख रहे हैं। अब लोग नहीं देखते, अब फैमिलीज भी नहीं देखती, लेडीज भी नहीं, कोई नहीं देखता। अब लोग देखते हैं, लोगों को पता है 1 घंटे ड्रामा भी चलेगा। हाँ, लोगों को पता है अभी ड्रामा कर लेंगे, उस पर देख लेंगे। 4 सेकंड का यूट्यूब पे आ जाएगा, है ना, हम उसे उसमें कर सकते हैं, उसमें स्किप कर देंगे, ऐड भी नहीं आएगा, डायरेक्ट देख लेंगे। कि हम जो है वो 15 मिनट का ड्रामा हम 1 घंटा क्यों बैठ के अपना वक्त ज़ाया करें। लोग अब वक्त ज़ाया नहीं करते, लोग अब टाइम को कैलकुलेट करते हुए चलते फिरते, अब लोग जो है वो म्यूज़िक लोगों ने देखना है, करंट म्यूज़िक, वो यूट्यूब के ऊपर आ गए, फलाना पे आ गए, वहाँ से आके सारा जो भी उन्हें चाहिए पूरी दुनिया का वो वहाँ से उन्हें मिल रहा होता है। जो भी अपडेट चाहिए उन्हें न्यूज़ की, वो करंट सारी वहाँ से, सारे चैनल्स जो हैं वो अब फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग चला रहे होते हैं, तो वहाँ से नज़र आ रहा होता है। इसलिए अब ये सारे चैनल्स जो हैं ये बंद होने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता। जितना भी मीडिया इस वक्त है वो सब सोशल मीडिया के ऊपर फोकस है पूरी दुनिया का, और सब कुछ अभी यहीं से रन हो रहा है। ये हम सोचते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग, क्या है डिजिटल मार्केटिंग? दिस इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब सब कुछ जो है वो इंटरनेट के ज़रिए, और सब कुछ यहीं से चलेगा अभी। अच्छा, मैंने चले आपकी बात मान ली, सारा जो है सोशल मीडिया पे इंडिविजुअल लोग अपना चैनल बना के डाल भी रहे हैं, लेकिन इंडिया में हम देखते हैं टी सीरीज़ है, बहुत बड़ा चैनल है, मतलब टी सीरीज ना एक कंपनी है। सर, टी सीरीज एक लेबल है, प्राइवेट लेबल है। हाँ, ठीक है, हमारे पास भी तो प्राइवेट लेबल था ना, उसने अपना चैनल क्यों नहीं बनाया? वो एक कंपनी है, और वो कंपनी जो है वो कंपनी, हाँ, हमारे लोगों ने क्यों नहीं बनाया ये एक सवाल है। हमारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं थी। वो जो पहले जो लोग इस फील्ड में थे वो आप देखें बहुत सारे। सर, अवेयरनेस की आप बात करें, मतलब आप फर्ज करें जियो चैनल, ARY, इनके भी तो सोशल मीडिया नहीं थे ना, चैनल नहीं थे। यूट्यूब पे हैं, इनके 15-15 मिलियन हैं, 7-7 8-8 जितने मिलियन हैं, इवन समा के हैं, 24 न्यूज़ के हैं। तो ये लेबल को भी आना चाहिए था ना, इनको भी चाहिए था कि इनको, जैसे प्राइवेट लेबल पहले होता था कि भाई आपका वकार दानिश का सॉन्ग है, वकार दानिश जो भी जितने भी जहाँ पे भी किसी कॉन्सर्ट में गाया जाएगा, एक चंग हमें देगा, बाकी जो है वो जो भी अर्निंग करना चाहे। तो ये प्राइवेट लेबल इसी तरीके से काम करता है। तो हमारे पाकिस्तानी प्राइवेट लेबल क्यों नहीं उठ सका? कोक स्टूडियो तो उठा ना, सिर्फ एक कोक स्टूडियो, बड़ा बजट है ना, करोड़ों का बजट है उसके पीछे, वो तो उसको रन कर रहा है ना, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल, और उसके पीछे इतना बड़ा, हर एपिसोड पे उनके जो है करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, करोड़ों का ना। तो वो जाहिर सी बात है, वो फिर प्रोडक्शन निकल के आती है, लोग वीडियो की सूरत में, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा उसको देखा जा रहा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों के पास पहुंच जाता है उनका जो मैसेज है, और फिर वो उससे अर्न भी कर लेते हैं ना, दूसरे तरीके से मार्केट से भी अर्न कर लेते हैं, सोशल मीडिया से भी उसको लोग देख रहे हैं तो व्यूज़ के ज़रिए भी वो उसको अर्न कर लेते हैं। अब जो पहले जो कंपनीज थी वो स्टेबल इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि वो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो डाउनफॉल था उसकी वजह से वो पुरानी जो कंपनीज़ उनके साथ अटैच थी, वो कंपनीज़ जब फिल्म इंडस्ट्री बैठी और कैसेट का CD का और ये इन चीज़ों का, जब वो DVDs का, इनका जब दौर ख़त्म हुआ तो वो फिर वो कंपनीज़ भी जो है ना बंद हो गई उस चक्कर में। वो अपने आप को रिवाइवल उनका नहीं हो सका सोशल मीडिया के ज़रिए, जिस तरीके से टी सीरीज़ की आप मिसाल दे रहे हैं। टी सीरीज़ एक्चुअली वो तो वहाँ की जो बॉलीवुड का जितना भी मटेरियल है वो उसको ले के वो प्रोडक्शंस कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए लोग अभी वो ज़्यादा बॉलीवुड का तो उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन जो है प्राइवेट जैसे प्राइवेटली बहुत सारे सिंगर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो लेकिन बात ये है कि वो ग्रो कर गई ना कंपनी, तो अब जिसको भी अपने आप को प्रमोट करना होता है वो टी सीरीज़ के ज़रिए जो है अपने
एक सॉन्ग को लॉन्च कर लेता है। टी सीरीज़ जब उसको मार्केट में लाता है तो टी सीरीज़ को पता है कि मैंने मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, और वो उसको किस तरीके से, तो वो उसके पैसे लेके और उस तरह उसको वो मार्केट में दे देता है। अच्छा, लेकिन हम एक पॉजिटिव में आपको थोड़ा सा हम शेयर कर लेते हैं। ये जैसे इंडिया में जो है कुछ चैनल हुआ करते थे जो प्राइवेट, उसके अंदर जो है कॉमेडी प्रोग्राम्स वगैरह आते थे। अभी पाकिस्तान में भी ये बनने लगे हैं, जैसे नाशपाती प्राइम हो गया जिस पे TBS शो वगैरह आता है। तो ये इटसेल्फ अपने आप के अंदर जो है एक नई चीज़ निकल के आ रही है। तो मतलब हम होपफुली हो सकते हैं, होप रख सकते हैं कि किसी दिन कोई एक प्राइवेट चैनल एक बन सकता है जो म्यूज़िक को प्रमोट करे, म्यूज़िक को लेके चले। अच्छा, दूसरा जो है हम एक अच्छा, बहुत सारे, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जो काफ़ी लोगों को जो है नए आने वाले सिंगर्स को जो है प्रोमोट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स हैं काफ़ी, मैं भी उनके नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोक के अलावा ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगों को के लिए जो है ना अवेलेबल हैं, बिल्कुल है। अच्छा, दूसरा मैं ये मतलब हम पहले देखते थे एक इंस्ट्रूमेंट होते थे पहले, थोड़े ओल्ड फैशन इंस्ट्रूमेंट, राग सुर वगैरह के जो मैनुअली बजाए जाते थे, उसके साथ एक माइक अटैच करके उसकी ऑडियो को बढ़ाया जाता था या होता था। लेकिन अब सारे जो है बिल्ट इन, मतलब उसके अंदर आउटपुट जो है, इसकी ऑडियो आउटपुट है वो बिल्ट इन उसमें से निकलती है। इवन के रैप म्यूज़िक बजाने वाले जो है उनके अलग इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो आपने ये ट्रांजिशन देखा है, मतलब आप अपनी उस इस एज पे हैं कि आपने पुराना भी इंस्ट्रूमेंट देखा है, नया भी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। यस, आई एम लकी। सही है, आप इस बारे में लकी हैं। सही है, लेकिन आपसे जो एल्डर थे, आपके जो बड़े थे, आपके वालिद मोहतरम थे, लेकिन उन्होंने एक अपने टाइम तक अब एक इंस्ट्रूमेंट देखा। और यंगस्टर से अगर हम बात करें अभी, तो वो तो कहते हैं कि हमने तो वो देखा नहीं, लेकिन आप इस बारे में ज़्यादा दोनों देखें। तो पहले वाले इंस्ट्रूमेंट्स में और नए वाले इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फ़र्क है, और जो है ये क्या ट्रांजिशन? एक्चुअली वो मैनुअल थे ना, वो नेचुरल, जैसे फ्लूट थी, सितार, हारमोनियम, ये मैनुअली प्ले होने वाले थे। अब ये हो गया है कि इन तमाम की जो है वो VSTs आ गई हैं, इन तमाम के जो हैं वो सैम्पल्स आ गए हैं, तो वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं डिजिटली, तो वो साउंड थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन अब ये कि सारी जनरेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का साउंड सुनना चाहती है, नया साउंड, तो वो नए साउंड के लिए जो है वो सैम्पल्स यूज़ करने पड़ते हैं। वो और बहुत सारी जगह पे उस ओल्ड का और न्यू का मिक्स रखने के लिए दोनों को बहुत सारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर दोनों का यूटिलाइज करते हैं, दोनों को, कि वो दोनों का मिक्सचर बना के वो कुछ नया देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये तो अभी जाहिर सी बात है, जब इतना आप पहले का आज से जो है वो 20 साल पुराना कोई ऑडियो चलाएं और उसके बाद आज का चलाएं, आपको उसके साउंड में, उसके म्यूज़िक में, उसकी ऑडियो क्वालिटी में बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि इक्विपमेंट जो है वो अब जो जिन पे वो रिकॉर्ड हो रहा है और पहले जिन पे रिकॉर्ड हुआ वो बड़ा डिफरेंस था उनमें ना, इन्हेंस हो गए हैं बहुत ज़्यादा अब। अच्छा, हम नॉर्मल जो रैप आजकल जो लड़के यंगस्टर हमारे रैप सॉन्ग्स वगैरह कहते हैं, वो तो इंस्ट्रूमेंट से अवेयर नहीं है। लेकिन आप जो अभी भी कुछ प्रोफेशनल जो है सिंगर्स मौजूद हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्या वो प्रेफर करते हैं ओल्ड जो है क्लासिक, जैसे कोक स्टूडियो जो है, जो भी सॉन्ग्स वगैरह हम देखते हैं उसके अंदर ओल्ड इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले पे नज़र आते हैं, वला आलम वो असल में बज रहे होते नहीं बज रहे होते, लेकिन वो नज़र आते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं। हमारे हैदराबाद में, पाकिस्तान में कुछ ऐसे आपकी नज़र में ऐसे सिंगर्स हैं जो पसंद करते हैं ओल्ड इंस्ट्रूमेंट को बजाना या एटलीस्ट प्रोटेक्ट करना, उसकी अहमियत को बरकरार रखना? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो भी अब भी लाइव शोज़ में यूज़ करते हैं पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को भी और नए को, दोनों को जो है वो लगा के तकरीबन सभी यूज़ कर रहे होते हैं, तकरीबन सभी। कि राहत फ़तेह अली को आप देख लें तो वो जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, वो भी, हारमोनियम भी यूज़ हो रहा होता है, कीबोर्ड भी यूज़ हो रहा होता है उसके उसमें लाइव कॉन्सर्ट में, अकूस्टिक गिटार भी होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है, तो वो डिफरेंट, सेक्साफोन भी यूज़ कर रहे होते हैं, वो फ्लूट भी कर रहे होते हैं, तो ये मिक्स करके चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि दोनों म्यूज़िक का जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल।
अच्छा, क्या वजह है कि मतलब मतलब यकसर तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ, क्या लगाव है वो इंस्ट्रूमेंट से अभी तक उसको पकड़ के रखे हुए हैं? मतलब एक लगाव होता है ना, हर चीज़ में एक लगाव होता है, सही है। फर्ज करें कितनी भी अच्छी चीज़ आ जाए, कितना भी अच्छा जो है माइक, फर्स्ट अभी आप कीबोर्ड अगर आप प्ले करते हैं, कितना भी अच्छा कीबोर्ड, लेटेस्ट कीबोर्ड आ जाए, लेकिन आपका एक लगाव होता है, नहीं ये मेरा पहला कीबोर्ड था, सही है, या मैंने इसके साथ 15 साल गुजारे हैं, तो वो लगाव भी मौजूद है इंस्ट्रूमेंट्स के नहीं, लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब देखें, जो प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं ना, वो तो डे बाय डे चेंज करते हैं, और उनको करना भी चाहिए। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो वो फिर पीछे रह जाएंगे। तो हम मैंने भी इसी तरह किया कि वो ईयरली जो मॉडल्स चेंज होते थे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के, तो उनको फोकस करके और फिर उनको अपडेट अगर आपने रहना है तो आपने नए नए जो है वो मार्केट में जो भी नई चीज़ आ रही है उसके साथ आपने अपने आप को जो है ना प्रेजेंट करना होगा। वरना अगर आप पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अगर आप परफॉर्म करेंगे तो वो ज़ाहिर है पुराना साउंड देगा, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी जितनी आज का इंस्ट्रूमेंट दे रहा वो होगा। एक खास ऑडियंस को तो अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे नहीं, एल्डर। नहीं करता ना। आप अब वो ज़ाहिर है नहीं, लोग। अभी भी जैसे हमारे जो है बुजुर्ग अगर बैठते हैं हमारे, या हम भी चलें, आप बैठते हैं, तो आप अभी भी जो है वो पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं, एक पुराना जो है एक एक टेस्ट लेना चाहते हैं। मतलब कितने भी आप अच्छी से अच्छी जो है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आ जाएं, लेकिन आप एक अपनी साख से जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, तो एक ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये था कि मतलब हम पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो अपने टैलेंट को के साथ कितना जो है आप कह सकते हैं कि कितना साथ दे रही हैं, कितना जो है इंसाफ कर रही हैं टैलेंट के साथ, क्योंकि अगर मेरे ख्याल में शायद कम कर रही हैं, अगर उस तरीके से करती हैं जैसे दूसरी कंट्रीज़ में होता है, तो हमारी ये इंडस्ट्री भी अभी बूम कर रही होती। तो ये आपके बारे में, आपकी क्या थॉट इस बारे में? दरअसल हमारे पास एकेडमीज़ नहीं है पाकिस्तान में, और चंद लोग हैं जिनको ये काम आता है। वो लोगों को सिखाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम वो काम सिर्फ उनकी फैमिलीज़ में रहे, और वो उसको अपनी फैमिलीज़ तक ही महदूद किया हुआ है। अब बाकी जो टैलेंट है, वो टैलेंट जो है इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ़ लोगों से खुद से जो है ना, वो सेल्फ लर्निंग है उनकी। जो जहाँ तक भी कर रहा है वो उसकी सेल्फ लर्निंग है, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि वो इतना भी कर रहा है बग़ैर सीखे या थोड़ा बहुत किसी की हेल्प के साथ। क्योंकि ये काम ऐसा है, कोई भी काम बग़ैर सीखे नहीं आता, और जो बग़ैर सीखे थोड़ा बहुत भी कर रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो एकेडमीज़ की कमी है जिसकी वजह से न्यू टैलेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा, या जो चंद आ रहा है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते, इसी वजह से कि उन्होंने सीखा हुआ नहीं होता, तो वो ज़्यादा देर तक लोगों की नज़रों के सामने नहीं रहते, गुम हो जाते हैं वो। अगर वो सीखें तो यकीनन वो देर तक जो है और दूर तक जा सकते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास होता ये है कि कोई भी जो आर्टिस्ट होता है या मीडिया से जो है ताल्लुक़ रखता है, वो एक एग्ज़िट स्ट्रेटजी वो एक रखता है। मतलब आप, मैं एक मिसाल दूँ आपको, जैसे जुनैद जमशेद सिंगर थे, एक फिर उनकी ट्रांजिशन आई, उसके बाद उनका एक प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया। इसी तरीके से हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई प्रोडक्ट आया, उन्होंने प्रोडक्ट मशहूर हुए, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कोई फैक्ट्री बना ली, कोई रियल इस्टेट का काम कर दिया। तो ये क्यों ज़रूरी है? मतलब ये सस्टेनेबल क्यों नहीं है? मतलब कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, तो ये आप ज़रूरी है, ये क्या चीज़ है, ये क्यों करते हैं लोग? वली दरअसल बात ये देखें, हमेशा तो कोई भी किसी भी फील्ड में नहीं रहता ना। एक टाइम आता है, उसके बाद उसने उस फील्ड को खैर बात कहना होता है। हमसे पहले के जो लोग थे वो भी खैर बात कह गए, हम भी खैर बात कह जाएंगे। तो ये एक टाइम है, उस टाइम तक किसी भी फील्ड में आप ले लें ना, आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में, एजुकेशन हो, मेडिकल में चले जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, एक टाइम पीरियड तक बंदा काम करता है, उसके बाद वो थक जाता है और उसको फिर घर में बैठना होता है फैमिली में, या फिर वो अपनी फील्ड से को खुदा हाफिज़ कहना होता है उसने। तो ज़ाहिर है लोग उस वक्त के लिए कि वो अपना बंद बांधना कहते हैं ना, कि अब मैं एक वक्त आए कि मैंने ये फील्ड छोड़नी है, तो उससे पहले मैंने अपना बंदोबस्त करके रखना है, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ना हर आदमी। तो वो कोई कोई अपना ब्रांड बना लेता है, जिसकी जहाँ तक रेंज है, कोई प्रोडक्शन हाउस खोल लेता है, कोई अपनी मुख्तलिफ कोई कंपनी लॉन्च कर लेता है, कोई
जिस तरह आपने कहा कंस्ट्रक्शन साइड पे या किसी और साइड पे, तो मुख्तलिफ वेज में जो है वो लोग जा रहे होते हैं, ऑडियो स्टूडियोज लगा लेते हैं कि वो फिर बाद में उसके साथ इवन अपने आप टीचिंग को शुरू कर देते एफिलिएट। हैं, हाँ इवन टीचिंग शुरू कर देते हाँ हैं, जैसे टीचिंग शुरू आप कर। टीचिंग हाँ शुरू कर देते हैं, हाँ नए सिंगर बनाना, जैसे आप खुद हाँ भी जो है एकेडमीज एकेडमीज अकेडमी। हाँ एकेडमीज स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत सारे ये हर आदमी अपना एक सेफ साइड रखता है ना, ये सेफ साइड होता है। अच्छा, ये आप काइंडली थोड़ा सा हमें बता सकते हैं, एक आर्टिस्ट के लिए, मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, सिंगर है जो प्रोड्यूसर है एफएम पे, उसके लिए क्या क्या एग्जिट स्ट्रेटजी हो सकती है, वो कौन कौन से शोबों को टच करके जो है वो सस्टेनेबल जो है इनकम के लिए बना सकता है, जैसे प्रोडक्शन हाउस वगैरह। तो आपने जो है अपने एनवायरनमेंट में क्या देखी है, वो क्या सक्सेसफुल है? सिंगर निकलते हैं यहाँ से, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं, लेकिन वो क्या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो 90 या 95% जो है वो काम करें? अच्छा ये ऐसे है कि काम तो हर बंदा ना अपनी सोच के हिसाब से करता है ना, वो जो जिसने जो कुछ सीखा होता है वो उसी को यूटिलाइज कर रहा होता है, या जिसने जितनी जिस फील्ड में भी उसका उसका इल्म होता है वो उस इल्म के हिसाब से ही जो है वो अपनी लाइफ को लेके चल रहा होता है, या फैमिली जिस तरफ धकेल देती है कुछ लोग उस तरफ चले जाते हैं। तो ये हर बंदे का जो है एक डिफरेंट वे है। हर आर्टिस्ट आपको एक रास्ते पे जाता हुआ नहीं नज़र आएगा। आप देखें बहुत सारे आर्टिस्टों ने जो है हॉस्पिटल्स बना लिए हैं, कुछ ने ट्रस्ट बना लिए हैं, कुछ ने जो है एजुकेशन फील्ड्स में चले गए हैं, कुछ ने ब्रांड्स बना लिए हैं, कुछ जो है वो कंस्ट्रक्शन साइड पे आ गए हैं, कुछ प्रोडक्शन साइड पे आ गए हैं। तो ये और ये देखें हर बंदे की एक अपनी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक ना वो उस तरफ जो है वो जो उसकी फील्ड का जो बहाव होता है वो उसको उस तरफ ले जाता है वो। अच्छा, अब ये तो काफ़ी सारी हमारी कॉन्वर्जेशन हो गई, लेकिन रिसेंटली आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आप पारस न्यूज़ के अंदर जो है वो प्रोड्यूसर जॉब कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या जर्नी है, वो आपकी क्या टाइमिंग्स हैं, वो कितने आप वहाँ पे प्रोग्राम्स रन करते हैं? अच्छा पारस न्यूज़ जो है इस वक्त हैदराबाद का नंबर 1 सोशल मीडिया चैनल है, मैं आपको बताऊं। हाँ बिल्कुल। और पारस न्यूज़ हैदराबाद में होने वाली हर एक्टिविटी को जो है वो कैप्चर करता है। पारस न्यूज़ इज़ द वॉइस ऑफ हैदराबाद, और पारस न्यूज़ हैदराबाद के लोगों की आवाज़ है। और पारस न्यूज़ जो है वो मज़लूम लोगों की आवाज़ है। पारस न्यूज़ हर उस जगह पे होता है जहाँ पे कोई परेशान है। पारस न्यूज़ हर उस जगह को कवर करता है और हुकाम बाला तक उस चीज़ को पहुँचाता है, उस आवाज़ को पहुँचाता है जिसको पारस न्यूज़ समझता है कि ये मज़लूम है। तो पारस न्यूज़ के साथ मेरी एफिलिएशन काफ़ी पुरानी है, और मैं वहाँ पे एज ए डायरेक्टर पारस न्यूज़ के साथ वर्क कर रहा हूँ। और मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं, जो नेशनल हमारे इवेंट्स हैं, उनको तो मैं ख़ुद से जो है वो मैं होस्ट करना पसंद करता हूँ। बाकी जो बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी हैं, करंट अफेयर्स के भी, और रमज़ान ट्रांसमिशन भी आती है, ईद शोज़ भी आते हैं, तो वो फिर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस तरह और भी लोग हमारे साथ टीम का हिस्सा हैं तो फिर हम उनको भी मौका देते हैं। मैं कुछ चंद प्रोग्राम हैं जिनको मैं होस्ट करता हूँ, बाकी मैं एज ए डायरेक्टर और जो हमारे सीईओ हैं जहांज़ेब खान, हम मिल के डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम किस तरह और किसको होस्ट कराना चाहिए, किस तरह उसको जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अच्छा, आपने शुरू की कॉन्वर्जेशन में मेंशन किया आपका बैंड है साईं बैंड के नाम से। अच्छा, साईं बैंड, उसका नाम साईं बैंड कैसे पड़ा, और उसके साथ आपकी क्या एफिलिएशन है? सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अभी भी आप स्टिल साईं बैंड से जुड़े हैं। साईं बैंड एक्चुअली ये नाम मेरे माइंड में आया था 2015 में, और उससे पहले 2-3 बैंड और भी थे जो मैंने हैदराबाद में रन किए, लेकिन साईं बैंड जो है वो एक्चुअली मेरे अंदर एक, जिस तरह म्यूज़िक का मैंने बताया कि पैशन, और फिर सूफ़ी म्यूज़िक जो है जब जब उसने मुझे अट्रैक्ट किया तो मैंने सोचा कि मुझे फिर मैं उसकी तरफ जब ज़्यादा अपने आप को लेकर गया, और मैंने बहुत सारे जो है वो हमारे जो सूफ़ी शायर हैं उनको जब मैंने पढ़ा, और स्पेशली मैंने बाबा बुल्ले शाह,
अपना हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब, और उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मैंने ज़िक्र किया। तो उनकी पोइट्रीज़ को जब मैंने रीड किया तो मुझे फिर एक अलग दुनिया नज़र आई उसमें, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन पोइट्रीज़ को जो है हम यूथ तक लेकर जाएं, आज की जनरेशन तक लेकर जाएं, और उनका जो मैसेज है उस मैसेज को हम म्यूज़िक के ज़रिए जब दूसरी चीज़ें, दूसरी प्रोडक्ट्स हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो क्यों ना हम इन पोइट्रीज़ को हम लोगों तक लेकर जाएं और उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। तो मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का एक कलाम जो कि साईं GM सैयद साहब ने अपनी किताब में लिखा, उस कलाम को, और वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का वो कलाम जो कि उर्दू और सराइकी में उन्होंने लिखा था, तो वो ट्रांसलेट करके, तो वो मैंने जो है वो अपने बैंड के साथ उसको मैंने आज की म्यूज़िक के साथ वो मैंने लोगों तक पहुंचाया। वो आज तक किसी ने नहीं सुना था उसे, तो वो हमने इश्क सॉन्ग उसका नाम है, तो वो हमने पहुंचाया, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सॉन्ग। तो वो हमने लोगों तक उसको कंपोज करके आज के म्यूज़िक के साथ यूथ तक पहुंचाया। उर्दू और सराइकी में आज अभी तक कोई भी जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कोई भी कलाम अवेलेबल नहीं है, वो हमने किया। उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल की जो है वो हमने 3 पोइट्रीज़ को लेके 3 डिफरेंट रागों में उसे हमने कंपोज किया, और फिर वो उसे डिफरेंट जो है वो मूड के साथ हमने एक ही सॉन्ग बनाकर वो हमने यूथ तक पहुंचाया। इसके अलावा और भी इसी तरह की फिर बहुत सारी चीज़ें जब हम करने लगे तो मुझे लगा कि फिर हमारे बैंड का नाम भी जो है कुछ इसी तरह का होना चाहिए कि जो कुछ हटके हो, कुछ डिफरेंट हो। तो साईं जो है हमारी सिंध का एक बड़ा रिस्पेक्ट के अंदर हम जो है ना वो हम इसको यूज़ करते हैं, इस नाम को। किसी को भी हम मोहतरम कहना हो या हमें जनाब कहना जनाब हो, ऑल्टरनेट है। हाँ, हमारे उर्दू में जनाब का ऑल्टरनेट है साईं। साईं, जनाब, सर, मोहतरम, या हम रिस्पेक्ट, हम ये अदब में ना, रिस्पेक्ट में। तो मुझे लगा कि हमें जो है वो इस वर्ड को जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने उस वर्ड को लेके उससे मैंने अपने बैंड का आगाज़ किया, और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसकी पजीराई है, लोग उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। और जो भी हम, मेरी टीम जो साईं बैंड की जो टीम है वो मुख्तलिफ़ हम प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं मुख्तलिफ़ इवेंट्स के ऊपर। 6 सितंबर पे, 9 नवंबर पे अल्लामा इकबाल की बर्थडे पे, 14 अगस्त पे, 23 मार्च पे डिफरेंट नेशनल सॉन्ग्स हमने बनाए हैं अपने साईं बैंड के। तो इस तरह बहुत सारी प्रोडक्शन है। कश्मीर डे पे एक हमारा गाना था जो कि बहुत उसे सराहा गया, यूट्यूब पे उसकी बड़ी पजीराई उसको लोगों ने दी। वो हैदराबाद के एक बहुत अच्छे शायर और राइटर एक इशरत अली ख़ान साहब से हमने लिखवाया, और फिर उसे मरीना जो है वो और मैंने, हम दोनों ने मिलके उसे सिंग किया। साईं बैंड की हमारी सिंगर हैं, तो उसे हमने इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं साईं बैंड के। थैंक यू वकार। दानिश, आपसे बहुत सीखने के मिला, म्यूज़िक के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, इवन जो है जनरल जो है कन्वर्सेशन होती है ना, जो न्यू एंटरप्रेन्योर को राग़िब करना म्यूज़िक के साइड पे, न्यू बिजनेस के ऊपर। नए आने वाले लोग लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे और हमारे रेगुलर लिसनर शेयर करेंगे ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके। यू कैन सपोर्ट दिस चैनल बाय सेंडिंग मी Easy Pesa and Just Cash up to 50 rupee as much as you can. Thank you for watching Waleed Podcast.